2 साल बाद जे फॉर जस्टिस, जे फॉर जस्टिस, जे फॉर जस्टिस सड़कों पर लगी लोगों की भीड़ से बस एक ही नारे लगाए जा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने हाहाकार मचा रखा था और पुलिसकर्मी उस आक्रामक भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। उस भीड़ से एक 70 वर्षीय महिला बाहर निकली और अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर तेज आवाज़ में बोली, ना ये कानून कल किसी को इंसाफ दिला पाया था और ना ही आज मेरी बेटी को इंसाफ दिला पाएगा। मेरी बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं और मेरी बेटी वहाँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही है। जब ये कानून एक लड़की की रक्षा नहीं कर सकती तो किस काम की है कानून। वहाँ कुछ ही पलों में मेरी बेटी की सांसें रुक जाएंगी। मैं अपनी बेटी को तड़पते मरते देखने से अच्छा मैं खुद मर जाऊँ। उस औरत ने माचिस की तीली जलाई और अपने ऊपर डाल दिया। उसके कपड़ों में आग लगते ही वहाँ हाहाकार मच गई। भीड़ इधर उधर भागने लगी। तभी उसी में से एक लेडीज कांस्टेबल सामने आई और उस औरत के ऊपर कंबल फेंक कर चारों तरफ से उसे घेर लिया। एम्बुलेंस, डीआईजी अरविंद रॉय चिल्लाए और अगले ही पल उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया। तुम्हारे वापस आने का वक्त हो गया है संजना। एक बार फिर कानून कमज़ोर पड़ रही है उन दरिंदों की दरिंदगी के आगे। एक बार फिर तुम्हें अपने तरीके से न्याय करना होगा। अरविंद राय हताश होकर बोले और सामने भागम भाग मची हुई भीड़ को देखने लगे। खन्ना मेंशन में एक लड़का मिरर के सामने खड़े होकर अपनी टाई बांध रहा था। उसने अपनी टाई बांधी, हाथों में घड़ी पहना और बालों को जेल से सेट करके अपना ब्लू ब्लेजर उठाकर पहन लिया। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा और मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाया, जान मेरी घड़ी नहीं मिल रही, प्लीज़ ढूंढ दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक उसी समय उस कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई जिसने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पीच कलर की मैचिंग साड़ी पहनी हुई थी। उसके काले घुंघराले बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसकी भूरी आंखों में लगी काजल की हल्की सी परत उसकी खूबसूरती को हद से ज़्यादा निखार रही थी। वो कमरे में आई और अपने दोनों हाथ बांधकर सामने खड़े लड़के को घूरते हुए बोली, विवान तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। हाथ में घड़ी बांधी हुई है, फिर भी मुझे परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हो। विवान मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें परेशान करने का भी एक अलग मज़ा है जान। दिल तो चाहता है पूरा दिन तुम्हें परेशान करता रहूं। अच्छा जी, तुम्हारी शैतान बेटी क्या कम है जो तुम भी उसके साथ बच्चे बन रहे हो। अब जाओ ऑफिस वरना लेट हो जाओगे। संजना ने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे की तरफ धक्का दिया, पर विवान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और जानबूझकर उसे अपने साथ पीछे की तरफ बेड पर लेकर गिर गया। अचानक से गिरने की वजह से संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर विवान वो तो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने प्यार से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और उसके होठों पर उंगलियां फिराते हुए बोला, ये तुम्हारे होठ मुझसे कुछ कह रहे हैं, अगर कहो तो इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। उसका इरादा भांपकर संजना ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर विवान की आंखों में देखा जहां शरारत नाच रही थी। वो उसे घूरते हुए गुस्से से बोली, बेशर्म कहीं के, छोड़ो मुझे, किसी ने देख लिया तो सुबह सुबह मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। वो कसमसाते हुए खुद को उसकी बाहों के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विवान की मजबूत पकड़ के आगे उसने हार मान लिया और उसे गुस्से से घूरने लगी। अब जब तक मुझे मेरा गुड लक किस नहीं मिल जाता मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, विवान शरारत से बोला, जिस पर संजना उसे घूरने लगी। घूरने से कुछ नहीं होने वाला, गुड लक किस तो तुम्हें देना ही पड़ेगा जान, विवान शरारत से बोला और उसकी गर्दन के पीछे हाथ लगाकर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आकर घबराते हुए बोली, भाभी भाभी, छोटी बेबी जी नहीं मिल रही। पर उस लड़की ने जैसे ही सामने का नज़ारा देखा तो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। संजना ने जल्दी से विवान को धक्का देकर खड़ी हो गई और विवान भी उठकर खड़ा हो गया। वाट यू मीन, सावी नहीं मिल रही, कहाँ है वो? विवान परेशान होकर उस लड़की के पास आया। पता नहीं साहब, लाउंज एरिया में सब बच्चों के साथ खेल रही थी। बड़ी मेम साहब भी वहीं थी, पर पता नहीं अचानक छोटी बेबी जी कहाँ चली गई, उस लड़की ने परेशान होकर कहा।
कोई बात नहीं मूंगी, तू परेशान मत हो, वो यहीं गई होगी, चलो ढूंढते हैं। विवान के साथ संजना और मूंगी तीनों जल्दी से नीचे आए, जहाँ पहले से नयन, तारा, राज, रानी, रोहन सारे बच्चों के साथ स्वर्णा जी और घर के सारे सर्वेंट के साथ साथ गार्ड्स भी सावी को पूरे घर में ढूंढ रहे थे। माँ, सावी कहाँ गई? विवान स्वर्णा जी के पास आकर पूछा। पता नहीं विवान, अभी लाउंज एरिया में सबके साथ खेल रही थी, अचानक से कहीं चली गई, स्वर्णा जी परेशान होकर बोली। माँ, आप परेशान मत होइए, वो यहीं कहीं होगी, कौन सी पहली बार गायब हुई है? संजना ने कह तो दिया, पर उसका दिल ही जानता था इस वक्त वो कितनी ज़्यादा परेशान थी। जान, तुम बाहर गार्डन में देखो और तुम सब जल्दी से ढूंढो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तुम दोनों चलो मेरे साथ, सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी चेक करते हैं। विवान ने सबको इंस्ट्रक्ट किया और जल्दी से सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ा, पर संजना ने उसे रोक दिया। विवान, वेट। सब संजना की तरफ देखने लगे तो संजना ने गार्डन और घर से मिलती हुई दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहाँ पर कीचड़ लगा हुआ था। वो देखिए, आपकी शैतान लाडली कहाँ गई है? संजना के साथ सबने कीचड़ से सनी हुई उस छोटे छोटे पंजों के निशान का पीछा किया, तो कीचड़ से सनी हुई वो निशान किचन के पास आकर समाप्त हुई। सब किचन में आए तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। सामने एक लगभग 15 महीने की छोटी दूध सी गोरी बच्ची, जिसके छोटे छोटे घुघराले बाल उसके कान के थोड़ा नीचे तक आ रहे थे, उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिसमें चंचलता साफ छलक रही थी, और उसके दूध के 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे थे, और वो लाल रंग की जंप सूट जो उसके गोरे बदन पर बहुत खिल रहा था, पहने बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो आटे की डब्बा पकड़कर खड़ी हुई थी और उसमें से अपनी छोटी छोटी हथेली से आटा निकालकर अपने ऊपर फेंक रही थी, और किलकारी मारकर हंसते हुए फर्श पर गिरे आटे को अपने हाथों से लेप रही थी। उसके पूरे शरीर में पहले से ही कीचड़ लगा हुआ था और ऊपर से आटे से सनी हुई सावी बहुत ही क्यूट लग रही थी। सावी संजना और विवान की बेटी थी, जो अभी 15 महीने की हुई थी। वो ठीक से चल नहीं पाती थी, पर हाँ, पूरे घर को सर पर उठाकर रख लिया था। अपने छोटे छोटे पंजों से पूरा मेंशन को नाप लेती थी और दिन में 10 से ज़्यादा बार तो गुम हो जाया करती थी। कभी सोफे के नीचे तो कभी बेड के नीचे सो जाती थी, कभी गार्डन में झाड़ियों के पीछे छुप जाया करती थी, तो कभी अपने पापा के स्टडी रूम में जाकर फाइलों को यहाँ से वहाँ हटाती थी। सावी, संजना दौड़ते हुए जाकर सावी को अपने गले से लगा लिया और बाकी सब वहीं खड़े होकर उन दोनों माँ बेटी को देखने लगे। पापा पापा, सावी विवान को देखकर अपनी नन्ही बाहें उसकी तरफ बढ़ाने लगी। विवान उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। बहुत शैतान हो आप, आपकी मम्मा तो वैसे ही पापा की जान हलक में अटका कर रखती हैं, और अब आपने भी अपनी मम्मा की आदत सीख ली। अगर आप दोनों ऐसे ही करती रही तो पापा कैसे जिएंगे आप दोनों के बिना? विवान ने प्यार से उसे मीठी झिड़की दी और उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए फिर से उसे अपने गले से लगा लिया। बाकी सब भी बारी बारी से उसे लेकर खिलाने लगे। संजना दोनों बाप बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी, तभी उसके फ़ोन घनघना उठे। उसने फ़ोन पर शो कर रहे नंबर को देखा तो अचानक से उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने फ़ोन साइलेंट किया और मूंगी से कहा, मूंगी, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर दो। माँ प्लीज़, आप सावी को मुझे दीजिए, मैं उसे नहला देती हूँ, उसके बाद आपके पास दे दूँगी। संजना ने स्वर्णा जी के गोद से सावी को लिया और अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे के बदले एक्सप्रेशन को देखकर विवान काफ़ी हद तक समझ चुका था, वो भी उसके पीछे कमरे में आया। संजना ने सावी को अच्छे से साफ किया और उसके कपड़े चेंज करके बेड पर रख कर उसके खिलौने वहाँ पर रख दिए ताकि वो वहाँ पर खेले। क्या हुआ? विवान उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से पूछा, जिस पर संजना ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है, मैं अभी आती हूँ। वो अपना फ़ोन उठाई और बालकनी में आकर वापस उसी नंबर पर कॉल किया जिस नंबर से कॉल आया था। जय हिंद सर, दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही संजना ने कहा। जय हिंद, दूसरी तरफ से डीआईजी सर ने कहा। इतनों दिनों बाद आपने कॉल किया तो ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? संजना ने सीधे सीधे सवाल कर लिया, जिस पर डीआईजी सर मुस्कुराने लगे। आज की न्यूज़ देखी तुमने?
डीआईजी सर के सवाल पर संजना ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में आकर टीवी ऑन किया तो सामने टीवी पर शो कर रही न्यूज़ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। आज की सबसे बड़ी खबर, सड़क के बीचों बीच एक माँ ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद को जलाने की कोशिश की। फिर से एक मासूम के साथ हुई दरिंदगी। क्या कर रहा है ये कानून? अलग अलग हेडलाइन के साथ हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही थी। लगता है फिर आपकी कानून कमज़ोर पड़ रही है सर, संजना ने व्यंग्यात्मक लहजे में हल्का मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर डीआईजी सर खामोश रहे। कम बैक संजना, आई नीड यू। कानून कमज़ोर नहीं होती संजना, वो बस अपने दायरे में सीमित रहती है। जिसे पार करना गैर कानूनी होता है। जानता हूँ तुम्हारा नज़रिया और तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है, लेकिन भूलो मत तुम भी इस कानून का ही एक हिस्सा हो, डीआईजी सर ने कहा। दायरे में रहना मैंने कभी सीखा ही नहीं सर, मैंने तो बस उस दायरे को तोड़ना ही सीखा है जिसके अंदर रहकर हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने सामने हो रहे गुनाहों को देखकर भी किसी को इंसाफ नहीं दिला पाते। मुझे वापस टीम में लेने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए, इस बार अंदाज बिल्कुल अलग होगा, संजना ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, जिस पर डीआईजी सर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे नए अंदाज को। वेलकम बैक संजना। थैंक यू सर। संजना ने कॉल कट कर दिया। संजना ने फ़ोन सोफे पर फेंका और पीछे मुड़कर देखा जहाँ विवान अपने दोनों हाथों की घड़ी बांधे उसे ही देख रहा था। क्या फिर से टीम ज्वाइन कर रही हो? विवान के सवाल पर संजना ने हाँ में सिर हिलाया। अब ज़रूरी है विवान, हमारे इसके खातिर मैंने 2 सालों से अपने जुनून को दबा कर रखा था। तुमने हमारे इसका वास्ता देकर मुझे रोक लिया, लेकिन अब मेरे जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, जब तक महिषासुर रूपी उन सब दरिंदों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा दो, मैं शांत नहीं बैठने वाली। संजना उसकी आंखों में झांकते हुए दृढ़ता से बोली, मुझे तुम्हारे प्रोफेशन से कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं संजना, मैं बस अपनी जान और अपनी बेबी को सेफ देखना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें मेरी कसम दी थी ताकि तुम खुद को इन सब से दूर रखो, विवान ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। संजना चलते हुए उसके पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से बोले, आई नो विवान, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ इस बार मुझे मत रोकना। तुमने अभी न्यूज़ देखी ना, अब मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगी। विवान ने भी प्यार से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम कर उसके माथे पर अपने लबों को रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे फ़र्ज को निभाने से रोका ही नहीं जान, पर हाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूर, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ मुझे और हमारे बच्चों को भी तकलीफ़ होगी। आपके इश्क ने हमें घायल कर दिया है जनाब, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं जो संजना विवान खन्ना को छू सके। संजना ने अपने दोनों बाहें उसके गर्दन में लपेट कर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही हो, लगता है मुझे आज अपना ऑफिस जाना कैंसिल करना पड़ेगा। विवान ने प्यार से उसके गालों को छूते हुए अपने हाथ को उसके गर्दन के पीछे ले गया और उसके लबों की तरफ झुकने लगा। संजना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। विवान संजना के चेहरे के पास पहुंचता उससे पहले ही दोनों के कानों में सावी के रोने की आवाज़ पड़ी। संजना जल्दी से विवान को पीछे धक्का दे दिया और उसके चेहरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी, जो इस वक्त गुस्से में लाल पीला हो रहा था। कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही है तुम्हें, विवान गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, जिस पर संजना और भी जोर जोर से हंसने लगी। हमारी नन्ही सैतान के होते हुए तो तुम रोमांस करना भूल ही जाओ मिस्टर खन्ना, मुझे नहीं लगता इस जन्म में तुम कभी मेरे साथ रोमांस कर पाओगे। संजना हंसते हुए बोली और सावी को गोद में उठाकर बाहर जाने लगी, पर विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों के पास जाकर बोला, वो तो आज रात को तुम्हें पता चल ही जाएगा। इतना कहकर विवान ने पहले सावी के माथे पर किस किया और फिर संजना के लबों को चूम कर ऑफिस चला गया। विवान के जाने के बाद संजना ने सावी को देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए संजना के चेहरे पर आए बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर खींच रही थी। आप ना बिल्कुल अपने पापा की तरह शैतान हो, जैसे वो मुझे परेशान करते हैं वैसे आप भी पूरे दिन मुझे परेशान करके रखती हो, मेरी शरारती गुड़िया। संजना ने सावी के माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा दिया। रात 11 बजे विवान संजना को अपनी बाहों में समेटकर सो रहा था। जब संजना ने अपनी आंखें खोली
तो खुद को विवान की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। उसने मुस्कुराते हुए विवान के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराई और फिर उसके गाल को चूमकर उठ गई। अब वो अपने रूम के दूसरे साइड में लगे एक छोटे से राउंड शेप के बेड की तरफ बढ़ गई, जिसके आसपास सफ़ेद पर्दों का घेरा बना हुआ था और उसके आसपास छोटे छोटे रंग बिरंगे पिलो रखे हुए थे। वो सावी का स्पेशल बेड था। उसने सावी को देखा जो आड़े तिरछे तरीके से सो रही थी। उसने उसे सही से सुलाया और उसके माथे को चूम कर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम में बाहर आई तो उसने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से लेदर का ब्लैक जैकेट पहन रखा था। पैरों में बूट और चेहरे पर मास्क लगाकर उसने कबर्ड से अपना गन निकाला और अपने जीन्स के पीछे खोस कर खिड़की से बाहर पाइप की मदद से नीचे उतर गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसके आसपास मशीनों का जत्था लगा हुआ था। वहाँ पहले से ही डॉक्टर और नर्स मौजूद थी। जब संजना वहाँ पहुँची तो गेट के बाहर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, जिसे देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। हाय नमन, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैसे हो तुम? संजना ने सामने खड़े नमन को देखकर पूछा, जिस पर नमन ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाकर कहा, या आफ्टर लॉन्ग टाइम, तुम तो मुझे भूल ही गई संजू। अगर मेल मिलाप हो गया हो तो अंदर चलें। उन दोनों के कानों में किसी की रौबदार और बेरुखी से भरी आवाज़ पड़ी। दोनों ने एक साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर देखा तो सामने यूनिफॉर्म में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। ओ, एसीपी माहिर ठाकुर, काफ़ी चर्चे सुने हैं आपके, पर अफसोस आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, संजना ने उसकी तरफ देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जिस पर माहिर की मुट्ठियां भींच गई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। सामने बेजान सी लेटी हुई लड़की को देखकर संजना के कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। उसे उसके सामने वो पल याद आया जब उसने अपनी बहन को इसी हालत में देखा था। क्या हुआ? लगता है अब आप खुद को डिसअपॉइंट कर रही हैं। उसके कान के बेहद करीब से माहिर ने धीरे से तंज कसा, जिसे सुनकर संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ख्याल को झटक कर उस लड़की के सामने जाकर चेयर पर बैठ गई। निशा, संजना ने धीरे से उस लड़की की हथेली पर अपनी हथेली रखी और ठीक उसी समय उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दिया और रोती हुई धीमी आवाज़ में बोली, पापा प्लीज़, मम्मा मुझे मार डालो, मम्मा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। निशा, संजना ने फिर धीरे से उस लड़की की हथेली पर अपनी हथेली रखी। मैम, 2 दिनों तक विक्टिम के साथ ज़बरदस्ती की गई है। पूरे बॉडी पर बेल्ट से मारने के निशान हैं और साथ ही साथ सिगरेट से जलाने के भी। विक्टिम के साथ ज़बरदस्ती करने के साथ साथ उसे बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। शायद उस वक्त रेपिस्ट शराब के नशे में धुत थे और डॉक्टर और आगे कुछ बोलती उससे पहले ही संजना ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें शांत कर दिया। उस रूम में इस वक्त डॉक्टर्स, नर्स के अलावा एक लॉयर, 2 कांस्टेबल और माहिर, नमन, संजना के साथ कुछ लेडीज नर्स मौजूद थी। निशा, आंखें खोलो, देखो तुमसे कोई मिलने आया है, एक लेडीज कांस्टेबल ने धीरे से निशा को कहा। उसके बालों को सहलाकर उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। निशा, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन हाँ, तुम्हें इतना ज़रूर यकीन दिलाने की कोशिश करूंगी कि जिसने भी ये किया है उसे खून के आंसू रुलाऊंगी। जानती हूँ किसी भी लड़की के लिए उन पलों को याद करना और उन्हें दोबारा से दोहराना कितना तकलीफदेह होता है। संजना निशा की हथेली थाम कर बोल रही थी, तभी उसके कानों में निशा की लड़खड़ाती हुई आवाज़ पड़ी, दी डॉक्टर से कहो कि मुझे मम्मा मार दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आहा, निशा ने रोते हुए कहा। उसकी तकलीफ को देखकर वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स के आंखों में आंसू बहने लगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। वहीं खड़ी एक लड़की से उसकी तकलीफ देखी नहीं गई और वो जल्दी से बाहर आकर दीवार से टिक कर रोने लगी। मम्मा, मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई, निशा रोते हुए अटकती हुई आगे बोली। उससे आगे बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी सांसें चढ़ने लगी। संजना ने जल्दी से उसका ऑक्सीजन मास्क लगाया। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए संजना प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, निशा, मैं यहाँ कोई भाषण नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें कुछ समझाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे कुछ कहने या ना कहने से तुम्हारी तकलीफ़ें कम नहीं होंगी।
लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बाहर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इस आस में कि उनकी बेटी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बेटी है और वो अपनी हर एक दर्द और तकलीफ़ों से लड़कर उनके पास वापस आएगी और उनके लिए कुछ करेगी। और तुम्हें पता है तुम्हारी माँ क्या चाहती थी? निशा ने रोते हुए नाम में अपना सिर हिलाया। संजना ने प्यार से उसके आंसू साफ किए और प्यार से बोली, वो बस इतना चाहते हैं कि उनकी बेटी खुद को इंसाफ दिलाए। जिन दरिंदों ने उसके साथ गलत किया उसे उनके अंजाम तक पहुंचाए। इससे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बदल तो नहीं सकता, पर हाँ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ नहीं होगा। वो दरिंदे तुम्हारे जैसे किसी और मासूम लड़की को अपना शिकार नहीं बना पाएंगे। बोलो, अपनी माँ के लिए इतना करोगी ना? हाँ, निशा ने हकलाते हुए हाँ में अपना सर हिलाया, जिस पर संजना ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया और प्यार से बोली, गुड गर्ल, अब तुम आराम करो और बिल्कुल परेशान मत होना। यहाँ मौजूद कोई भी तुमसे सवाल नहीं पूछेगा। पर सवाल पूछना तो माहिर ने इतना ही कहा था जब संजना ने उससे घूरते हुए धीमी पर गुस्से भरी आवाज़ में कहा, कोई भी नहीं पूछेगा। डॉक्टर, आप इनको अच्छे से ख्याल रखिएगा। इतना बोलकर संजना वहाँ से बाहर आ गई और एक एक करके सब वहाँ से बाहर चले गए। ये क्या मनमानी है? अगर हम उससे सवाल नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा आखिर वो कौन लोग थे और कितने थे? ये केस मेरे अंडर है मिसेस संजना, आप इसमें दखलंदाजी ना करें तो ही बेहतर होगा। माहिर बाहर आते ही संजना पर बौखला गया। संजना उसके बेहद करीब आई और अपने दोनों हाथ बांधकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, वो कितने लोग थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, ये पता लगाना पुलिस का काम है। पहली बात, पिछले एक हफ्ते से पूरे शहर में हड़कंप मची हुई है इस केस को लेकर, पर अभी तक आपको एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे पता चल सके कि आखिर निशा के साथ ये सब किया किसने। दूसरी बात, मेरी दखलंदाजी करने की तो अब मैं कर चुकी हूँ ठाकुर साहब। अब ये केस भी मेरे अंडर है और इससे रिलेटेड हर एक ऑफिसर भी। मैं कोई आपका गुलाम नहीं जो आप मुझ पर आर्डर चला रही हैं। माहिर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर फुल एटीट्यूड में बोला, जिस पर संजना के होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट तैर गई। वो अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और माहिर की तरफ एक और कदम बढ़ाकर धीमी पर गहरी आवाज़ में बोली, पर जनता के गुलाम तो है ना ठाकुर साहब, तो आप चलिए कीजिए जनता की मदद और दिखाइए हमें निशा की माँ का वार्ड। माहिर ने संजना के सामने उंगली पॉइंट की, पर वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही संजना ने कहा, सोच समझ के ठाकुर साहब, कहीं ऐसा ना हो अगली बार आपकी उंगली के साथ साथ आपके हाथ भी आपके जिस्म से अलग मिले। संजना की धमकी सुनकर माहिर गुस्से में तिलमिलाकर रह गया। वो दोनों फुल टसन में एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उन दोनों की गहमागहमी देखकर नमन अपना सर खुजाते हुए खुद से बोला, बेटा नमन, आदमी टक्कर का मिला है, मज़ा आएगा इस बार संजू के साथ काम करने में। कुछ पल बाद दोनों निशा के माँ के वार्ड में थे, जिन्होंने सड़क के बीचों बीच खुद को जलाने की कोशिश की थी, पर शुक्र था उन्हें कुछ हुआ नहीं था। सिर्फ उनके हाथ और गर्दन पर थोड़ा सा जला था, बाकी वो बिल्कुल सही सलामत थी। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता माँ जी, और आप उसी भीड़ के बलबूते पर खुद को जलाने चली थी। अगर यही हिम्मत आपने सड़क के बीचों बीच अपने बेटी के गुनाहगारों को जलाने की कोशिश की होती तो ज़्यादा बेहतर होता। संजना ने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर निशा की माँ ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। हम जैसे बेसहारा और मजबूर लोग और कर भी क्या सकते हैं? हमें तो बस कानून से आस होती है, पर जब कानून ही पैसों से न्याय को बेचने लगे तो फिर हम जैसे मजबूरों को खुद को जलाने के अलावा और क्या ही रास्ता मिलेगा? एक माँ कभी मजबूर नहीं होती, अगर वो ठान ले तो पूरी कायनात को अपने सामने झुकाने की हिम्मत रखती है। कहना आसान होता है बेटी, पर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ उसके बाद समाज के नज़रों में तो मेरी बेटी ही नीचे गिरेगी ना। लोग तो उसके चरित्र पर ही उंगलियां उठाएंगे। निशा की माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा। लोग? कौन लोग माँ जी? आप उन्हीं लोगों की बातें कर रही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले तक आपके साथ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी से आज तक ना ही सोच बदली है, ना ही इंसान, ना समाज और ना ही कभी देश बदलेगा। अगर लंबे लंबे भाषण देने से और सड़कों पर प्रदर्शन करने से आज़ादी मिल जाती तो कभी झांसी की रानी ने तलवार उठाई ही नहीं होती और ना ही इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए यहाँ युद्ध हुआ होता।
तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया जे फॉर जस्टिस के नारे लगने से हम लड़कियों को समाज में इन दरिंदों की दरिंदगी से आज़ादी मिल जाएगी। निशा की माँ के साथ वहाँ मौजूद माहिर नमन के साथ एक नर्स भी जो अभी अभी निशा के माँ को इंजेक्शन लगाने आई थी, वो सब उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सुन रहे थे। और ख़ास करके माहिर संजना की बातों ने जैसे उसके दिल पर वार किया था और उसके मुंह से निकली हुई हर एक लफ्ज़ उसे हकीकत से रूबरू करा रही थी। एक सवाल का जवाब देंगे आप मुझे? संजना ने निशा के माँ की हथेली को अपने हाथों में थाम कर पूछा, जिस पर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। जिन दरिंदों ने आपकी बेटी के साथ दरिंदगी की है, अगर वो आपके सामने आ जाएं तो आप उन्हें क्या सज़ा देंगे? उन दरिंदों को मैं सड़क के बीचों बीच फांसी के फंदे पर लटका दूंगी। ये गलत है, माहिर ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा तो सबकी नज़रें उस पर टिक गई। सबकी नज़रों का अपने ऊपर पाकर उसने बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उन्हें सज़ा देने का हक कानून का है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती, ये सरासर गैर कानूनी है। और क्या सज़ा देंगी आपकी कानून उन्हें? संजना ने अपने दोनों हाथ बांध कर माहिर को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, और उसकी मुस्कुराहट को देखकर ना जाने क्यों माहिर के तन बदन में आग लग गई। ला के अकॉर्डिंग 5 या 10 साल की सज़ा, माहिर ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, जिस पर संजना ने फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, लॉ के अकॉर्डिंग 5 या 10 साल की सज़ा। अगर वो किसी अमीर बाप का या फिर किसी नेता का बेटा हुआ तो पैसों के दम पर 5 या 10 दिन के अंदर सलाखों के बाहर होगा, या फिर हो सकता है वो कभी जेल के अंदर जाए ही ना। और मान लिया चला जाए अगर वो, फिर उसे 5 या 10 साल की सज़ा सुनाई भी जाए, उसके बाद क्या? वहाँ जेल में आराम से बैठकर 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, फिर छूटकर बाहर आएगा और फिर किसी निशा को अपना शिकार बनाएगा, फिर जेल के अंदर जाएगा, फिर आएगा, फिर किसी मासूम निशा को शिकार बनाएगा। आखिर कब तक चलेगा ये? जब तक सारी मासूम लड़कियां थक हार कर खुद को घर में बंद ना कर लें। आखिर किस बात की खुन्नस निकाल रही हैं आप मुझसे? जब से यहाँ आई हैं तब से मैं देख रहा हूँ आप किसी न किसी बात पर मुझसे उल्टा जवाब दिए ही जा रही हैं। आखिरकार जलकर माहिर ने संजना से पूछ ही लिया, मुझे ना ही तुमसे कोई खुन्नस है और ना ही तुम्हारी कानून से। मुझे बस उन दरिंदों से नफरत है, और मेरी नज़र में ऐसी दरिंदगी की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है मौत। और ऐसे दरिंदों को संजना की अदालत में सिर्फ और सिर्फ मौत मिलती है ठाकुर साहब। बिल्कुल सही कहा, 10 खूनियों को रिहाई मिल जाए पर एक भी रेपिस्ट फांसी के फंदे से नहीं बचना चाहिए। जिस दिन सरकार इस देश के हर एक रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर टांगने लगेगी, शायद उस दिन इस देश की लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। वहीं मौजूद उस नर्स ने कहा, जो कब से खड़े होकर उन सबकी बातें सुन रही थी। उसकी बातों को सुनकर सब ने उसकी तरफ देखा, जिससे वो शक पकाकर इधर उधर देखने लगी। संजना ने निशा की माँ की तरफ देखा और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, खुद को तैयार कर लीजिए माँ जी, बहुत जल्द वो दिन आएगा जिस दिन आपकी बेटी के गुनाहगार आपके सामने होंगे और आप खुद उन्हें बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटका पाएंगे। संजना ने उस नर्स को कुछ इशारा किया और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही माहिर ने एक बार नर्स को घूर कर देखा और उसके पीछे वो भी चला गया। सबके बाहर जाते ही उस नर्स ने खुद से कहा, लड़की हो तो संजना मैम जैसे बिल्कुल धाकड़। अगर देश की हर एक लड़की इनकी तरह बन जाए तो फिर तो क्या ही पुलिस, क्या ही कानून, अपना इंसाफ खुद ही कर ले। खन्ना मेंशन। संजना जिस तरह पाइप चढ़कर गई थी उसी तरह पाइप चढ़कर अपने कमरे में आ गई और अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रख कर वहाँ से वॉशरूम में जाने के लिए मुड़ी। बीवान ने उसकी कलाई पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। तुम जाग रहे हो? संजना उसके ऊपर से हटकर ठीक से अपनी जगह पर लेटते हुए बोली। बीवान ने हुंकार भर दिया और अपना चेहरा संजना के सीने में छुपाकर उसे अपनी बाहों में समेटकर सो गया। अगली सुबह जब संजना ने अपनी आंखें खोली तो उसके ठीक सामने विवान का चेहरा था, जो अपनी एक कोहनी पर अपना सर टिकाकर अपलक संजना को निहार रहा था। संजना ने मुस्कुराते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जान, विवान उसके गालों को छूकर बोला और उसके माथे पर किस कर लिया। संजना ने विवान के टी शर्ट का कॉलर पकड़ा और अपने पास खींचकर बोली, आजकल कुछ ज़्यादा ही शराफत दिखा रहे हो, आखिर बात क्या है? उसने मजबूर किया है, वरना मैं और शराफत शब्द एक साथ फिट नहीं बैठते। विवान ने रूम के दूसरे साइड इशारा किया,
जहाँ सावी अपने छोटे से बेड पर अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। संजना ने जब वहाँ देखा तो जल्दी से विवान को अपने पास से धक्का देकर बोली, ये कब उठी? 1 घंटे से उठी हुई है और अपने खिलौनों से खेल रही है, विवान ने कहा और वापस से संजना को बेड पर खींच लिया। विवान, ये क्या कर रहे हो? सावी यहीं है, छोड़ो मुझे, जाने दो। संजना उसे अपने पास से धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर विवान उसके पास से हटना तो दूर अपनी जगह से हिला भी नहीं। उल्टा उसने उसके दोनों हथेलियों को पकड़ लिया। विवान, व्हाट आर यू डूइंग? सावी यहीं है और देखो 6:30 बज गए, मैं लेट हो जाऊंगी तो माँ क्या सोचेंगी? हटो, उठने दो मुझे। आई डोंट थिंक, हमारी बेटी अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, देखो कितने मज़े से अपने टॉय के साथ खेल रही है। और रही बात माँ की, तो आज सोमवार है, माँ सोमवार के दिन सुबह सुबह मंदिर चली जाती हैं। तो क्या? तो मैं सोच रहा था, देखो सावी को, बेचारी अकेले खेलते खेलते बोर हो जाती होगी ना, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों न इससे छोटा कोई लाया जाए। विवान ने शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और उसके होठों को हल्का सा चूम लिया। बेशर्म, तुम नहीं सुधरने वाले, सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं पर तुम्हारा तो यही सब चालू रहता है, हटो। संजना उसे अपने पास से धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर विवान कहाँ उसे छोड़ने के मूड में था। तुम्हारे इसकी खुमारी ने हमें इस कदर कैदी बना रखा है जान, हम चाहकर भी तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब हटो। संजना ने इस बार जोर से उसे अपने पास से धक्का दिया और उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, पर वो वॉशरूम के अंदर जा पाती उससे पहले ही विवान ने उसकी बाँह को पकड़कर दीवार से लगा दिया। आज इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला जान, पहले मुझे मेरा गुड मॉर्निंग तो बोल दो। विवान ने शरारती स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। संजना ने एक बार उसे घूर कर देखा और जोर से उसकी उंगली को काट दिया, जिससे विवान के मुंह से हल्की चीख निकल गई। जान यार, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और हम पेरेंट्स भी बन चुके हैं, कम से कम अब तो तुम अपना ये जंगलीपना छोड़ दो, जब देखो तब जंगली बिल्ली की तरह मुझसे भिड़ी रहती हो, विवान ने अपनी उंगली को सहलाते हुए कहा। संजना ने उसके टी शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम्हारी बीबी कोई हिरनी नहीं है, तो तुम जब चाहे तब दबोच लिया, वो शेरनी है, शेरनी। और शेरनी को इतनी आसानी से अपने काबू में लाना थोड़ा मुश्किल है मिस्टर विवान खन्ना। जान, इट्स नॉट फेयर, विवान मासूम सा शक्ल बनाकर बोला, जिस पर संजना ने ना चाहते हुए भी उसके होठों को लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद संजना वॉशरूम में चली गई और विवान सावी के साथ खेलने लगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।